नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने और पिछले 15 दिनों में ताबड़तोड़ विकास कार्यों की सौगात देने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल विभागों के कामकाज की समीक्षा करने जा रहे हैं, जिसके जरिए वे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रोग्रेस के साथ आगामी रणनीति पर नजर दौड़ाएंगे। अब सीएम की इस कवायद पर कयास लगाया जा रहा है और कयास लगाया जाना लाजमी है। राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में कोई इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहा है, तो कोई विभागीय फेरबदल की अटकलें लगा रहा है। इससे इतर पूरी जानकारी के साथ बैठक में मौजूद रहने के अधिकारियों को निर्देश भी चर्चा का विषय है कि कहीं यह समीक्षा बैठक किसी बड़े फेरबदल का संकेत तो नहीं। सवाल यह भी कि सचिवों का विभागीय परिवर्तन भी कहीं महती योजनाओं के रिजल्ट पर तो नहीं टिका। ऐसे में छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में तलाशेंगे बहुतेरे सवालों के जवाब और समझेंगे कि क्या कार्रवाई के मूड में है सीएम। तो विभागीय योजनाओं की समीक्षा होगी, कामकाज पर नजर रहेगी कि आखिर किस तरह से महती योजनाओं में अभी तक काम किया गया है। इससे इतर इस बात को भी समझा जाएगा कि आगामी रोडमैप जो तैयार किया गया था, प्रदेश के विकास के लिए जो खाका तैयार हुआ था, वो अभी तक कितना सफल को पाया है। इसके अलावा ये भी तलाशेंगे कि आखिर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें कितना अमल हुआ है। इन सभी बैठकों में विभागीय मंत्री, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान किसानों और श्रमिकों से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाओं के साथ साथ खनिज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, गृह, खाद्य, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, आदिवासी विकास, वन और पर्यावरण, एनआरडीए, आरडीए और गृह निर्माण मंडल से संबंधित विभिन्न विषयों के प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि हर विभाग जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जिन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए था, उनकी समीक्षा अब सीएम एक एक कर अगले 15 दिनों तक करने वाले हैं। तो चलिए इसके आखिर क्या मायने निकाले जाएं, क्या चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं, उसी को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, हमारे साथ अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होता सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि जो कवायद है, अब जो प्रोसेस होने वाली है, इसको किस नजरिए से देखा जाए और राजनीतिक गलियारों में इसके किस तरह के मायने चल रहे हैं। दीपेश, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री अगर कहे कोविड जैसे खत्म हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चार्ज दिया गया था, काम दिया गया था, अब उसका इवैल्यूएशन होना, उसका किस तरह से काम हुआ नहीं हुआ, सारे कामकाज का लेखा जोखा पूछने लगे हैं अपने अधिकारियों से। साथ ही आधा कार्यकाल खत्म हो गया है। जिन मंत्रियों को विभाग दिया गया था, वो मंत्री अपने कार्यकाल में कैसे काम किए हैं उसका भी इसमें पता चलेगा, ठीक किए, खराब किए। और साथ ही क्रियान्वयन करने का काम होता है सचिवों का, विभागीय अधिकारियों का। वो अगर ढंग से काम नहीं किए तो हो सकता है उनको भी बदल दिया जाए। एक और भी बात है इसमें, और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद चुनाव की गतिविधियां तेज हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। अभी जो भी आएंगे, जिस विभाग में जो भी सचिव बनाए जाएंगे, वो अगले चुनाव तक उसी जगह पे टिके रहेंगे। तो क्रियान्वयन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो अभी से बदलना होगा, और कोई बेहतर अगर काम कर रहा है, किसका रिजल्ट अगर बेहतर है, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा भार दिया जाएगा। उसी लिए ये 15 दिन का लगातार समीक्षा है, सबकी निगाहें हैं, और क्या देखना होगा उससे क्या रिजल्ट निकलता है। जी बिल्कुल। अब सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जैसा कि अब खुद सर बता रखे हैं कि क्या अब इसे आगामी चुनाव की रणनीति के लिहाज से भी जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर
जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिन विषयों को प्राथमिकता के साथ रखा गया है, वो सीधे जनता से जुड़े हुए विषय हैं। यही वजह है कि अब अधिकारियों के साथ मंथन होगा कि जो महती योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारी सरकार को आदर्श अनेक कई कल्याण। हेलो जी जी हाँ, ऑडियो आ रही है, अभी बीच में बंद हो गया था ऑडियो। कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है और ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी के तमाम स्तर पे लागू हो रहा है, किस स्तर पे जनता को उसको लाभ हो रहा है, उसकी समीक्षा करना, उसमें सुधार करना। जिन अधिकारियों और जिन कर्मचारियों ने बहुत अच्छा करने में उनसे फीडबैक लेना और उन योजनाओं को जिनसे जनता का हित जुड़ा हुआ है, जिनसे जनता का विकास जुड़ा हुआ है और अधिक संतुष्ट है, इन सब चीजों के लिए एक आधा रास्ता जो है वो एक सही मुकाम होता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आज की इस जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत सही समय पे सही कदम उठाया है। ये तो समय समय पे समीक्षा होनी चाहिए, मगर ये चूंकि ये मैराथन समीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि हमने आधा समय पूरा कर लिया है, आधा समय हमारा बाकी है। हमको और क्या क्या करना है, किन चीजों को प्राथमिकता देना है, कहीं ना कहीं मंथन करना बेहद आवश्यक है और वही इन 15 दिनों में होता हुआ नजर भी आएगा। साथ में रखें श्रीचंद सुंदरानी जी में हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदरानी जी, बीजेपी किस तरीके से देखती है इस मैराथन मंथन को? सुंदरानी जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बीजेपी कैसे देखती है इस मैराथन मंथन को जो कल से शुरू होने जा रहा है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि भोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, किस नजरिए से देखा जाए, किस तरह से अब आने वाले दिनों में इस मंथन के बाद की प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी? देखिए, सरकार तो समीक्षा करती रहती है, लगातार इस तरह की होनी चाहिए। और ये जो मैराथन बैठक है और पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह वर्चुअल शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो कहीं ना कहीं लगता है सरकार आक्रामक तरीके से डेवलपमेंट के काम को और आने वाले जो 2.5 साल बचे हैं उसमें ऐसा रणनीति बनाकर 2023 में जो टारगेट है कि फिर से सत्ता में वापसी, उसको लक्ष्य मानकर भूपेश सरकार समीक्षा कर रही है। और समीक्षा करके जो कमियां होंगी या जो योजनाएं बनानी है उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाए, तो आने वाले जो आधे समय कार्यकाल बचा है उसमें उनको समय मिल जाएगा। तो ये नहीं रहेगा कि आने वाले 6 महीने या साल भर में उसको हड़बड़ी में फैसले लेने पड़े या डेवलपमेंट के काम करने पड़े। तो आधा बचा है, इसलिए तेजी से इस तरह समीक्षा करके योजनाएं बना के काम करने का फैसला कर रही है सरकार। सर, सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप कोई सवाल लेना चाहें। भोई साहब, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। ये 2.5 साल के कार्यकाल के बाद जिस हिसाब से इवैल्यूएशन हो रहा है, सरकार अपने कार्यकाल को देख रही है, क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हो? क्योंकि मंत्रालय के बाद कलेक्टरेट का भी पारी आएगी। देखिए होता जी, बीच में कुछ कलेक्टर्स बदले हैं और निश्चित तौर से जब समीक्षा होगी डिपार्टमेंट वाइज सचिवों के परफॉर्मेंस की बात आएगी, डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, तो इसको देखते हुए निश्चित तौर से प्रशासनिक फेरबदल होगा और सरकार ऐसा कदम उठाएगी या प्रशासनिक स्तर पर ऐसा फैसला करेगी जो आने वाले चुनाव के लिए उसको लाभदायी हो। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इस समीक्षा के बाद भूपेश सरकार प्रशासनिक फेरबदल आमूलचूल तौर से कर सकती। जी, सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, बीजेपी किस नजरिए से देखती है इस मैराथन मंथन को? साहब, ये मैराथन मंथन कुछ भी हो, लेकिन इसका जो परिणाम है 2.5 साल का अभी तक का,
निश्चित रूप से इनकी अगर कोई एक उपलब्धि मैं मानता हूं तो 36,000 कर्ज से लाद दिया 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। अंततः ये कर्जे का बोझ जनता के ऊपर आएगा। विकास पूरी तरह से ठप है, विकास के काम हो ही नहीं रहे। आज अगर थोड़े बहुत विकास के काम कहीं दिखते हैं या पैसे का दुरुपयोग कहीं दिखता है तो स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का एक फव्वारा लगाया था बूढ़ा तालाब में, लेकिन 15 दिन वो फव्वारा चलता नहीं है। एक एक चौक पे 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करके ये लोग सिर्फ स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस मद में पैसा आ रहा है उस मद में खर्च नहीं कर रहे हैं। विकास से कोसों दूर है ये सरकार। मैं तो कहूंगा कि आर्थिक दिवालियापन की स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की है। सर, सिर्फ कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार ही ले रही है? देश के दूसरे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां नहीं ऐसा हो रहा है? देखिए साहब, मैं छत्तीसगढ़ का एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने प्रदेश को अपने नजरिए से देखता हूँ और जनता के नजरिए से देखता हूँ। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य माना गया। जब गरीब राज्य था, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने उस दौरान कर्ज नहीं लिया गया। 15 साल में 40,000 करोड़ 41,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। निश्चित रूप से लिया गया, सीमा के अंदर दिया गया। और हमेशा आज अगर 15 साल में 41,000 करोड़ का कर्ज ले लिया गया तो वहीं 36,000 करोड़ अगर 2.5 साल में सरकार ने कर्ज दिया। थोड़ा सा विषय से हम भटक रहे हैं। हम कर्ज पर जाकर पर्टिकुलर बातचीत शुरू कर चुके हैं। खैर, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। सर, विकास को रहा है, इसी वजह से कर्ज लिया भी जा रहा है और वो शायद दिखाई भी देता है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं। होता सर, एक सवाल ये भी मैं समझना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं विभागीय फेरबदल का जो आप जिक्र कर रहे थे, अधिकारियों के साथ मंथन के साथ साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी देखा जा रहा हो कि इस विभाग में किस तरह से काम होना चाहिए और हुआ या नहीं हुआ? मंत्रियों का काम क्रियान्वयन नहीं होता है। मंत्रियों का काम होता है योजना बनाना और उस पर निगरानी रखना। इसीलिए इस पे मंत्रियों का कोई भूमिका नहीं रहती है। काम कराने का काम जो होता है वो मंत्रियों का होता है, काम करने का काम वो सचिवों का होता है। इसीलिए उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जी जी, अब शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जिस बात का जिक्र अब हुता सर ने भी किया और वही रवि भोई साहब भी करते हुए नजर आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मैराथन मंथन के बाद एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी हो? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शर्मा जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। खुदा सर, अगर आप सुंदरानी जी या फिर रवि भोई सर से कोई सवाल करना चाहें। सुंदरानी जी, जिस तरह से ये बातें उठ रही है, कर्ज की बात आप कर रहे थे आपके समय में और वर्तमान के समय में, 15 साल बनाम आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं। कर्ज जिन परिस्थितियों में कोरोना काल है, आपके जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया, मनरेगा का पैसा नहीं पहुंचा, केंद्र के कई मुद्दे, कई पैसे ऐसे हैं जो अभी तक प्राप्ति के लिए इंतजार कर रही है। ऐसे में सरकार ऋण लेने के बजाय और रास्ता कुछ बचता है क्या? देखिए आदरणीय होता जी, जीएसटी का पैसा समय समय पे मिलता है। जीएसटी मान लो मार्च महीने का वसूला जाता है, वो जमा होता है अप्रैल में। मार्च का पैसा अप्रैल के आखिरी तक जमा होता है और उसके बाद वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो एक प्रक्रिया है। ये हमेशा जीएसटी के पैसे का रोना रोते हैं कि कोरोना महामारी के चलते इन्होंने कौन सा खर्च किया। 600 करोड़ रुपया इन्होंने शराब के ऊपर शेष वसूल किया है, वो पैसा भी तो खर्च नहीं किया। कर्मचारियों को तनख्वाह तो दिया जाना ही है। कर्मचारियों को तनख्वाह दिया जाना है, कर्मचारियों को छटाई तो नहीं हुई, कर्मचारियों की छटाई तो नहीं हुई, एक बात है। दूसरी बात है, जितने भी कोविड सेंटर खोले गए, लगभग 10 लाख छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज रहे, उनके लिए जो मेडिसिन का किट दिया गया, बाकी व्यवस्था की गई, उन सारे के लिए भी तो खर्चे होंगे। और सरकार एक अच्छी बात तो ये भी स्वीकार करेगा आप कि किसी का छटाई बिना किए, किसी को नौकरी से बिना निकाले, सभी को। और एक बात और भी है कि मजदूरों अगर काटा तो कितना होता है साहब?
और दूसरी सर, बात लोगों मैं ने तो कहना नौकरी चाहता से हूं, लोगों को हटा दिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैं यही कह रहा हूँ, आदरणीय होता फाइनेंशियल जी, सरकार अपने ऊपर बोझ लिया जी। कोरोना महामारी के चलते हवाई जहाज भर भर के सामग्री आई है, मेडिकल सामग्री आई है। और जहां तक इन्होंने कोविड सेंटर बनाया तो उसमें क्या खर्च है? यहाँ उद्योगपतियों ने, कई लोगों ने इन्होंने सहयोग किया, बड़ी मात्रा में सहयोग किया, और उसके बाद इन्हें क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। भयावह स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजरा होता जी। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पैसा, सुधरानी जी, इसका मतलब है छत्तीसगढ़ सरकार ने फूटी कोड़ी खर्चा नहीं की है, ये आप कहना चाहते हैं? 600 करोड़ रुपए सेस का जो खर्च करना था वो भी तो नहीं किया इन्होंने, वो भी तो नहीं किया। मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा, सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे? और भाई सवाल ये है कि हमने कोई खर्चा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने न बेड बनाया, न ऑक्सीजन दिया, न दवाई दिया, और 15 दिन के अंदर कोरोना में नियंत्रण पा लिया। ये चमत्कार हो गया। 2 महीने लॉकडाउन रहा है छत्तीसगढ़ में। अरे भाई साहब, लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में था। 15 दिन के लिए जरूर छत्तीसगढ़ में बड़ी समस्याएं थी, कठिन परिस्थितियां थी, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के कई ताले खुले हैं साहब। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दुकानों के ताले नहीं खुले। नहीं, ये पूरे देश के ऑफिशियल आंकड़ा, आपका ऑफिशियल आंकड़ा 10,000 मृत्यु का है, लेकिन ये 4 गुना 5 गुना डेथ हुई है छत्तीसगढ़ में। चंद्रानी जी, दरअसल में जो बात आप कह रहे हैं, इस बात को आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि लोगों को कफन तपन का इंतजाम नहीं हो पाया? बाकी राज्यों की स्थिति बुरी है तो आप स्थिति बुरी करेंगे क्या? आप जनता को ये सुनाएंगे कि दूसरे राज्यों में हमसे ज्यादा सुरेंद्र जी, नहीं, दूसरे राज्यों की हालत खराब है, इसलिए हमारी हालत खराब रहने दीजिए। यही मेरे ख्याल से वैसे भी आज होता जी, आज का विषय शायद 15 आदरणीय शर्मा जी, आप नहीं, ठीक है, वो भी तीसरे लहर की भी यहाँ पे होगा तैयारी क्या है। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे, राम वन गमन पथ और माओवादियों का जिस तरह से रिहेबिलिटेशन होगा, इन दोनों मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व अभी भी कांग्रेस में बरकरार है? सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रश्न नहीं होता जी। हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो राम के अनुगामी हैं। राम के प्रति जो भक्ति की भावना रखने वाले जो लोग हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के तमाम दलों में है, चाहे किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो। राम को कबीर जी का सहयोग से। सुरेंद्र जी, मैं जानता हूं जी, मैं जानता हूं मैं गलत आदमी से सवाल पूछ लिया, क्योंकि आप रामायण के ज्ञाता है, तो आपसे तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं भोई साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पूछूंगा तो आप उसको अपने ढंग से, अपने तर्क से सामने रख देंगे। जी सुंदरानी जी बोलिए। होता जी, चलिए मैं सुरेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं, और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता तो आया जो राम की बात को मानने लगा, राम के अस्तित्व को मानने लगा, वरना ये तो राम सेतु के भी अस्तित्व पे प्रश्न। ये सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी लगातार 2 दिन तक आपको रामायण पे प्रवचन दे सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, कभी भी उनको कथावाचक के रूप में बुलाइए, आपको पता चलेगा उनको कितना ज्ञान है। लेकिन मैं भोई साहब से एक सवाल लेना चाहता हूं। भोई साहब, जिस तरह से माओवाद को लेकर और राम वन गमन पथ को लेकर समीक्षा बैठक होगी, क्या हम उम्मीद करें माओवादियों को लेकर नई नीति बन सकती है? क्योंकि जिस तरह से अभी उथल पुथल मची है माओवादी इलाके में, उसको लेकर भी कुछ मंथन हो सकता है। निश्चित तौर से होता जी। जिस तरह सिलगेर की घटना को लेकर वहां पर आदिवासी सड़कों पर आए हैं, और रामगन वन पथ को जहां पे जगदलपुर और बस्तर के इलाकों में रोका गया है, तो ये दोनों मुद्दे जो हैं सरकार के लिए समीक्षा का विषय है, और इस पर विचार करना चाहिए।
और निश्चित तौर से इसके हल निकालना चाहिए, किस तरह से इन दोनों समस्याओं का समाधान करें। सरकार राम वन गमन पथ को पूरे राज्य में चलाना चाहती है और जिस तरह से उनका आदिवासी संगठनों ने, सर्व आदिवासी समाज ने उसका विरोध किया, तो उसका हल कैसे निकाला जाए, राज्य का बड़ा एक मुद्दा है और विषय, इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। खूता जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट में आपका इस पूरे 15 दिन के मैराथन मंथन पर चाहूंगा कि किस तरह से अब आगामी 15 दिनों तक ये पूरी कवायद देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वक्त का अभाव है। खूता सर, देखिए 15 विभागों के समीक्षा होंगे 15 दिन में। इतना ही बहुत है कि सरकार अब कार्रवाई की मूड में है, जानना चाहती है, समझना चाहती है कहां गलतियां हो रही है। अगर दिक्कतें हैं बस्तर में, क्यों दिक्कतें हैं, अगर दूसरी लहर में 15 दिन में भी अगर कोरोना हावी रही, कहां चूक हुई, अगर मनरेगा मजदूरों को दिक्कत हो रहा है तो कहां है, क्यों है, अगर किसानों के अगर फसल को लेकर, बीज को लेकर, खाद को लेकर दिक्कत है तो सरकार भी इस चीज को समझना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की बातें ना हो। और जिस तरह से मैंने कहा कि समय कम है, 2 साल में से 1 साल चुनाव के लिए चला जाएगा, तो अभी से सही ढंग से कैसे क्रियान्वयन हो उसको लेकर भूपेश बघेल ने कवायद शुरू कर दी है। बिल्कुल। और वाकई में अगर पैसा पानी की तरह प्रदेश की जनता के विकास के लिए बहाया जा रहा है तो फिर समय समय पर उसकी समीक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि समय का अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब 15 दिनों के बाद जब मंथन कंप्लीट होगा, उसके बाद का किस तरह का अब रिएक्शन देखने को मिलने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विस्तार सुरक्षा